नमस्कार साथियों, सभी को गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। आपकी होली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुई होगी। आप सभी लोग बहुत खुश होंगे। अच्छे से अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। अब अपन वापस लौटते हैं अपने पढ़ाई की तरफ। तो हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में रणथंभौर का इतिहास। मैंने बताया था कि 1194 में पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखी। इसके बाद यहाँ पर वालन, पहलादन, वीरनारायण राजा बने। वीरनारायण की इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ते हुए ही मौत हुई थी। फिर हमने बात की थी यहाँ पर वाकबट राजा बने, जिन्होंने दिल्ली के सुल्तानों के साथ संघर्ष किया था। जैतर सिंह राजा बने, जो नासिरुद्दीन महमूद और बलबन के समकालीन रहे। इनके टाइम में नासिरुद्दीन महमूद का असफल आक्रमण हुआ और अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र हमीर को शासन व्यवस्थाएं सौंप दी थी। इसके बाद हमीर राजा बने। हमीर की माता का नाम हीरादे था, पिता का नाम जैतर सिंह था। अपने पिता के 32 वर्ष के शासनकाल की याद में 32 खंभों की छतरी बनाई थी। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने दिग्विजय नीति अपनाई थी। धार के राजा भोज को, चित्तौड़ के राजा समर सिंह से टैक्स वसूला, आबू के प्रताप सिंह, भीमरस के राजा अर्जुन, काठियावाड़ से टैक्स वसूला, मांडलगढ़ से टैक्स वसूला, पुष्कर पर अधिकार कर लिया था। कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसके पुरोहित विश्वरूप थे। जलालुद्दीन खिलजी के 2 अटैक हुए 90 और 92 में। 90 वाले में वो जाइन जीत लेता है और हमीर का सेनापति गुरदास सैनी था। 92 वाले में वो कहता है कि मैं ऐसे 10 दुर्ग अपने एक मुस्लिम सैनिक के बाल के बराबर भी नहीं समझता। अलाउद्दीन खिलजी का अटैक हुआ। मोहम्मद शाह और कहबरू को शरण देने वाला प्रमुख कारण था उसमें। नुसरत खां, उलूग खां, अल्प खां आए। धर्म सिंह और भीम सिंह लड़ने के लिए गए थे, लेकिन भीम सिंह मर गया तो धर्म सिंह को हटाकर भोज को सेनापति बनाया। भोज को वापस हटाकर धर्म सिंह को सेनापति बनाया तो भोज अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया था। फिर हमने बात की थी तो मैंने आपको कहा था कि दूसरी बार उलूग खान, नुसरत खां आए। नुसरत खां मर गया। रणमल और रतिपाल के विश्वासघात के कारण राजस्थान का प्रथम साका हुआ, जिसमें रंग देवी जोहर करती है, हमीर कैशरिया करता है। हमीर की पुत्री देवल देव पदम तालाब में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। इसके कारण हम इसे जल जोहर भी कहते हैं। हमने हमीर की किताब पढ़ी, श्रृंगारहार। हमने राघवदेव और विजयादित्य के बारे में पढ़ा। राघवदेव हमीर के गुरु थे। हमने अमीर खुसरो के बारे में पढ़ा, जिसने कहा कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। उसकी 2 किताबें पढ़ी। मिफ्ता उल फतूह है, खजाइन उल फतूह है। खजाइन उल फतूह को तारीख अलाई भी कहते हैं। मिफ्ता उल फतूह है जो है वो जलालुद्दीन खिलजी की जानकारियाँ देती है, और खजाइन उल फतूह है जो है वो अलाउद्दीन की जानकारियाँ देती है। फिर हमने बात की थी हमीर से संबंधित कुछ अन्य पुस्तकें। तो मैंने कहा था नयन चंद्र सूर्य की पुस्तक हमीर महाकाव्य। मैंने कहा था सारंगधर और जोधराज की हमीर रासो। मैंने कहा था चंद्रशेखर की हमीर हट। फिर मैंने आपको बताया था चंद्रशेखर के बाद में मांडव व्यास की हमीरायण और अमृत कैलाश की हमीर बंधन। बहुत बढ़िया रही बेटा होली। आपका भी कमेंट आ रहा है कि सर आपकी होली कैसी रही, तो बहुत अच्छी रही है होली, है ना। वो होली कैसी रही पे कुछ पंक्तियाँ याद आ रही है कि होली पर ये ख्याल रहा, कि होली पर ये ख्याल रहा, तू नहीं रही इसका मलाल रहा। होली पर ये ख्याल रहा, तू नहीं रही इसका मलाल रहा। तेरा चेहरा कहाँ से लाते, तेरा चेहरा कहाँ से लाते, हाथों में गुलाल रहा, ये हाथों में गुलाल रहा, है ना। तो बहुत अच्छी आपको होली की बहुत बहुत बधाई रही। आपने होली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की। अब अपन आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज अपन जालोर का इतिहास पढ़ेंगे। मैं बात करूं जालोर के इतिहास की तो मैं कहूंगा कि जालोर में चौहान वंश की सोनगरा शाखा का शासन था। किसका? जालोर में चौहान वंश की सोनगरा शाखा का शासन था। जालोर का जो दुर्ग है वो बेसिकली सोनगिरी पर्वत पर स्थित है। इस वजह से ये ब्रांच क्या कहलाई? सोनगरा कहलाई। फिर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा जालोर के चौहानों के बारे में कि जालोर का जो प्राचीन नाम है वो जाबालीपुर है। हम कहेंगे जालोर का प्राचीन नाम क्या था, तो मैं कहूंगा जाबालीपुर। जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इस क्षेत्र को जाबालीपुर कहा जाता था। हमने जब पिछली क्लासों में बिजोलिया अभिलेख पढ़ा था सोमेश्वर के टाइम में, होली से पहले, तब हमने उधर वो भी बात की थी। फिर हम आगे बात करते हैं। तो यहां पर पहले जो राजा बने उनका नाम था कीर्तिपाल। कीर्तिपाल नाडोल के चौहान शासक एलन के पुत्र थे।
नाडोल के चौहान शासक अलहण के पुत्र रहे। क्लियर सी बात? किसके? नाडोल के चौहान शासक अलहण के पुत्र रहे। फिर मैं बात करता हूं तो मैं कहूंगा कि कीर्तिपाल 1181 में कुंतपाल परमार को हराकर, किसको हराया था? कुंतपाल परमार को हराकर जालोर पर अधिकार किया। चौहानों से पहले जालोर पर परमारों का शासन था। तो जो परमार शासक था उसका नाम था कुंतपाल परमार। तो उसको हराकर जालोर पर कीर्तिपाल ने क्या किया था? अधिकार किया था। फिर मैं अगली बात करूं तो मैं कहूंगा कि जालोर के पास में एक जगह है सुंदा पर्वत। तो वहां से हमें अभिलेख मिला, तो हम कहते हैं सुंदा पर्वत का अभिलेख। क्या कहते हैं? सुंदा पर्वत का अभिलेख। वो सुंदा पर्वत का जो अभिलेख है वो कीर्तिपाल के लिए एक टाइटल लिखता है, एक उपाधि लिखता है। उस अभिलेख के अंदर कीर्तिपाल को राजेश्वर कहा गया है। क्या कहा गया है? तो कीर्तिपाल को उस अभिलेख के अंदर राजेश्वर कहा गया है। फिर मैं बात करता हूं तो मैं कहूंगा एक इतिहासकार हुए जिनका नाम था मूणोत नैणसी। क्या नाम था? मूणोत नैणसी। हम आगे मारवाड़ पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान थे। नैणसी कीर्तिपाल के बारे में लिखता है कि कीतु एक महान राजा है। वो कहते हैं कीतु एक महान राजा। कीर्तिपाल के बारे में 4 बातें कि नाडोल के चौहान शासक एलान का पुत्र था। 1181 में कुंतपाल परमार को हराकर जालोर पर अधिकार किया था। सुंदा पर्वत के अभिलेख में इन्हें राजेश्वर कहा गया है और नैणसी कीतु एक महान राजा कहता है। फिर मैं आगे बात करता हूं तो यहां पर राजा बने समर सिंह। कौन राजा बने? समर सिंह। समर सिंह के बारे में पहली बात तो कि इन्होंने जालोर दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया। परमारों के द्वारा बनाया हुआ दुर्ग काफी समय हो गए थे इसे बने हुए, तो इन्होंने जालोर दुर्ग के रिनोवेशन कराया था, या हम कह सकते हैं जालोर दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था। फिर मैं बात करता हूं तो इनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था लीला देवी। इनकी पुत्री थी जिसका नाम था लीला देवी। तो उस लीला देवी की शादी गुजरात के चालुक्य शासक भीम सेकंड के साथ की थी। उसकी शादी किसके साथ की थी? तो गुजरात के चालुक्य शासक भीम सेकंड के साथ उसकी क्या कर दी थी? इन्होंने शादी कर दी थी। फिर मैं आगे बात करूं तो मैं बात करूंगा कि इन्होंने तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज की सहायता की थी। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज की मदद की थी। हमने जब पृथ्वीराज चौहान पढ़ा था तो हमने उधर भी ये बात लिखी थी कि मेवाड़ का सामंत सिंह और जालोर का समर सिंह। क्लियर सी बात कि जालोर दुर्ग में का पुनर्निर्माण करवाया था, अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह भीम सेकंड के साथ किया था और तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज की क्या कर दी थी? इन्होंने मदद की थी। फिर मैं अगली बात करूं तो मैं कहूंगा उदय सिंह। उदय सिंह के बारे में पहली बात तो कि इन्होंने इल्तुतमिश की सेना को हराया था। किसको? इल्तुतमिश को हराया था। इल्तुतमिश उस समय मेवाड़ पर अटैक करता है। इल्तुतमिश उस समय नाडोल वालों पर अटैक करता है। जब इल्तुतमिश की भिड़ंत उदय सिंह से हुई तो इल्तुतमिश की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। फिर हम बात करेंगे इनके बारे में तो मैं कहूंगा कि इन्होंने गुजरात के शासक लवण प्रसाद को हराया। गुजरात में कोई व्यक्ति रहा होगा जिसका नाम लवण प्रसाद रहा, तो उन्होंने उस लवण प्रसाद को भी हराया था। फिर मैं बात करूं इनके बारे में तो मैं उदय सिंह के बारे में कहूंगा कि इनके टाइम में मेवाड़ के जत्र सिंह ने आक्रमण किया। मेवाड़ के
जैतर सिंह का आक्रमण हुआ। लेकिन दोनों ने आपस में समझौता कर लिया था। कैसे? तो चौहान राजकुमारी रूपा देवी का विवाह, चौहानों की राजकुमारी थी जिसका नाम था रूपा देवी, उस रूपा देवी का विवाह जैतर सिंह के पुत्र तेज सिंह से किया गया। जैतर सिंह के पुत्र तेज सिंह से किया गया। हम जब मेवाड़ पढ़ेंगे तो उधर हम पढ़ेंगे जैतर सिंह के बाद तेज सिंह राजा बने थे, जिनकी रानी ने श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनवाया था, जिनके टाइम में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण की रचना हुई थी। ये वही तेज सिंह जी है। इनके साथ चौहान राजकुमारी रूपा देवी का विवाह किया गया और दोनों के मध्य क्या हो गया? समझौता। इसके बाद यहाँ पर राजा बने चाचिक देव। कौन? चाचिक देव। कुछ चाचिक देव के बारे में एक बात, तो इनका एक टाइटल है, इनकी एक उपाधि है, वो है महाराजा धीराज। कौन सी उपाधि? तो महाराजा धीराज। पहली बात तो इस टाइटल का ध्यान रखना, इनकी उपाधि है महाराजा धीराज। फिर मैं बात करूंगा तो मैं कहूंगा आपको कि दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद और बलबन के समकालीन रहे। किसके? नासिरुद्दीन महमूद और बलबन के समकालीन। लेकिन किसी का भी आक्रमण नहीं हुआ। लेकिन आक्रमण नहीं हुआ, यह ध्यान रखना। समकालीन ही थे, कंटेम्पररी थे। जिस समय ये जालौर प्रशासन कर रहे थे उस समय दिल्ली में नासिरुद्दीन महमूद और बलबन बैठे थे। फिर हम बात करेंगे सामंत सिंह की। सामंत सिंह के बारे में एक बात कि 1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। खिलजी का क्या हुआ? आक्रमण। लेकिन इनकी मदद एक व्यक्ति ने की थी जिसका नाम था सारंगदेव बघेल। उनकी मदद से इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी को सांचौर से आगे नहीं बढ़ने दिया था। किसकी मदद से? सारंगदेव बघेल की मदद से। सारंगदेव बघेल की मदद से जलालुद्दीन को सांचौर तक रोक दिया, या मैं कह सकता हूं सांचौर से वापस लौटा दिया। क्लियर सी बात। फिर हम आगे बात करेंगे तो यहां पर राजा बने कानड़ देव। 1299 में राजा बने, 1311 तक शासन किया। कई बार तुम्हें पूछ लेता है कि फरिश्ता के अनुसार कानड़ देव का टाइम क्या था, तो 1305 से 1311। एक इतिहासकार हुए थे फरिश्ता, वो ये टाइम देते हैं 1305 से 1311। इनके टाइम में एक घटना हुई, वो ये हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी का अटैक हुआ था, तो उसका क्या कारण रहा, हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहली बात कारणों में, अच्छा कारण नीचे लिख दिया है थोड़ा, मैं ऊपर वापस लिख देता हूं इस बात को, हम यही बात कर लेते हैं कारण क्या रहे। मैं जब कारणों की बात करूं तो मैं सबसे पहला कारण बताऊं तुम्हें, तो मैं हमेशा ही कहता हूं कि पहला कारण तो हम हमेशा वही लिखते हैं कि साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, एम्पेरियलिस्टिक एम्बिशंस, के दोनों, जो अलाउद्दीन खिलजी था वो जालौर पर अधिकार करना चाहता था, इस वजह से युद्ध हुआ। फिर दूसरी बात,
कि जालोर दिल्ली से गुजरात के बीच में था। यह कहीं ना कहीं एक कारण बना। जो भौगोलिक स्थिति थी वो बिल्कुल गुजरात के पास थी, तो अलाउद्दीन खिलजी इस वजह से भी अधिकार करना चाहता था। एक कारण और हुआ कि 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के समय कानड़देव सोनगरा ने रास्ता नहीं दिया था। कानड़देव ने रास्ता नहीं दिया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात पर अटैक करने के लिए जा रही थी। ऐसे में उन्होंने कानड़देव सोनगरा को कहा कि आप हमें जालोर से गुजरात की तरफ जाने दीजिए, लेकिन कानड़देव सोनगरा ने कहा कि आप मेरे जालोर की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकते। उन्होंने कहा साहब कुछ पैसे वैसे लेके बात कर लीजिए। इन्होंने कहा पैसे आपके चाहिए तो मेरे से ले लेना, नहीं जाने दूंगा। इन्होंने नहीं जाने दिया। तो कालांतर में उन्होंने मेवाड़ के राजा समर सिंह को टैक्स देकर गुजरात की तरफ गए थे। हम जब गुहिल पढ़ेंगे तो उधर उनकी भी बात करेंगे। फिर मैं आगे बात करता हूं, तब मैं कहूंगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब गुजरात के लिए सेना रवाना की थी तो अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें यह कहा था कि आप सोमनाथ मंदिर को लूट के आओगे और आप सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग को तोड़कर उसके टुकड़े साथ लेकर दिल्ली लाओगे। जब खिलजी की सेना वहां से वापस लौट रही थी तो कानड़देव ने अपने सेनापति जेता देवड़ा को आदेश दिया कि जेता, तू रहे ना रहे, मैं रहूं ना रहूं, ये जालोर रहे ना रहे, लेकिन सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े दिल्ली नहीं पहुंचने चाहिए, वरना अलाउद्दीन खिलजी पता नहीं क्या करेगा। कुछ तो कहानियां ऐसा कहती है कि अलाउद्दीन खिलजी यह चाहता था कि उन शिवलिंग के टुकड़ों से, उन पत्थरों से बाट बनाए जाए और दिल्ली पे जितने भी मीट की दुकानें हैं उन बाटों से मीट तोली जाए। बड़ी घटिया सी बात थी। तो जोता देवड़ा ने ये योजना बनाई कि हम खिलजी की सेना पर अटैक करेंगे छापामार युद्ध की तरीके से, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई में तो खिलजी की सेना जीतने नहीं देगी, तो हम छुपके से अटैक करेंगे, सोमनाथ मंदिर के टुकड़े छीन लेंगे। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खिलजी की सेना के सेनापति आपस में लड़ रहे हैं। तो मोहम्मद शाह और केहबरू वाला किस्सा, रणथंभौर वाला याद आना चाहिए। वो लूटपाट करने के लिए लड़ रहे थे। तो जो धन लूट के लाए थे कुछ तो मोहम्मद शाह लेके चला गया था, बचा कुछ जेता ले आया और सोमनाथ मंदिर के टुकड़े और ले आया। ये अलाउद्दीन खिलजी को पसंद नहीं आया। तो ध्यान रखना, कानड़देव का एक सेनापति था जिसका नाम था जेता देवड़ा। तो जेता देवड़ा ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना लूट ली और सोमनाथ मंदिर के टुकड़े छीन लिए। सोमनाथ मंदिर के क्या छीन लिए? तो उनसे सोमनाथ मंदिर के टुकड़े छीन लिए। क्लियर सी बात कि जेता देवड़ा ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को लूट लिया और सोमनाथ मंदिर के टुकड़े भी उनसे क्या कर लिए? छीन लिए। फिर अगली बात करता हूं मैं, तो मैं कहूंगा एक इतिहासकार है फरिश्ता। कौन? फरिश्ता। वो फरिश्ता कहता है कि इस घटना के बाद खिलजी का एक सेनापति आईने उल मुल्क मुल्तानी कानड़देव और खिलजी की संधि करवाता है। किसने संधि कराई? आईने उल मुल्क मुल्तानी। क्या करवाई? संधि करवाई। जब कानड़देव खिलजी के दरबार में गया तो खिलजी ने अपने दरबार में कहा कि भारत में वर्तमान में किसी भी हिंदू राजा में इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरा सामना कर सके। कानड़देव ने कहा खिलजी, कुछ गलतफहमियां अच्छी होती है लेकिन सारी अच्छी थोड़ी होती है। तेरे मन में कोई टीस हो कि भारत में कोई तेरा सामना नहीं कर सकता, तो तेरी जब इच्छा हो ना तब तो मुझे याद कर लेना, मैं तैयार खड़ा हूं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो हिंदू राजाओं को चुनौती दी थी वो किसने स्वीकार कर ली थी? कानड़देव ने स्वीकार कर ली थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हिंदू राजाओं को दी गई चुनौती कानड़देव ने स्वीकार की।
कानड़देव ने क्या किया था? स्वीकार कर लिया था। फिर अगली बात करूंगा तो एक इतिहासकार हुए मुणोत नैणसी। कौन? मुणोत नैणसी। नैणसी कहता है साहब कि अलाउद्दीन खिलजी की एक बेटी थी फिरोजा, वो वीरमदेव सोनग्रा से बहुत प्रेम करती थी। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा का वीरमदेव के प्रति प्रेम, कानड़देव का पुत्र था वीरमदेव, तो एक तरफा प्यार का मामला था यहां पर। कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव की संधि हुई तो कानड़देव का बेटा वीरमदेव भी कानड़देव के साथ खिलजी के दरबार में उपस्थित हुआ। अपने टाइम का बेहद स्मार्ट व्यक्ति, बेहद खूबसूरत, हैंडसम, आप जो कहो, दिखने में बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था। खिलजी की बेटी फिरोजा मन ही मन उससे प्यार कर बैठती है। एक दो बार कोई रिक्वेस्टें भी भेजी होगी, कोई फोन भी किया होगा, तो वीरमदेव क्यों एटीट्यूड वाला आदमी था साहब, रिप्लाई किया नहीं। अब क्या किया जाए? तो फिरोजा ने अलाउद्दीन को कहा कि पापा, मैं वीरमदेव को पसंद करती हूँ, मुझे वीरमदेव से शादी करनी है। अलाउद्दीन खिलजी का दिमाग खराब है। देखो दो बातें थी, एक तो मुस्लिम शासक अपने बेटियों की शादियां ही नहीं करते थे। अपन उधर देखते हैं जयबुनिशा, जहांरा, मुगलों में भी तो कुंवारी रही थी। दूसरी बात, ऊपर से कोई मुस्लिम होकर हिंदू धर्म के किसी व्यक्ति से शादी कर रहे हो तो ये तो मामला वैसे भी नहीं बैठेगा। अब क्या करें साहब, मामला तो ज्यादा गड़बड़ा गया। तो का और तो क्या किया जाए? कम से कम कानड़देव और वीरमदेव से बात करें। एक बेटी के आगे एक पिता हमेशा विवश हो जाता है। आप में से जो लड़के हैं वो समझते होंगे कि अपन चाहे कुछ भी कह दें, पापा अपने को कभी फुटबॉल बना देते हैं, लेकिन अपनी सिस्टर कुछ भी कह दे तो पापा कभी बात नहीं टालते। अलाउद्दीन ने कानड़देव और वीरमदेव से बात की, लेकिन कानड़देव सोनग्रा ये जानते थे कि दिल्ली के अंदर अलाउद्दीन का विरोध करने का मतलब है खतरा मोल लेना। तो अभी अलाउद्दीन का किसी भी प्रकार से कोई विरोध नहीं करना है। जैसे ही यहां से बाहर निकल जाएंगे फिर बात करेंगे। तो वहां से अलाउद्दीन को हाँ करके निकल गए। जालौर पहुंचे और अलाउद्दीन ने कहा साहब कब करनी है शादी? तो अलाउद्दीन को कहा जिस दिन तेरी इच्छा हो उस दिन आ जाना, जूते मारेंगे, शादी कोई आज करे कोई कल करे, भरोसे मत रहना इस बात के। अलाउद्दीन को यह बुरा लगा, इस वजह से आक्रमण हुआ। अब अलाउद्दीन ने कहा साहब आक्रमण किया जाए। फिरोजा ने कहा मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया रूपमती, पापा आप ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं वीरमदेव से बहुत प्रेम करती हूँ और आप अटैक करोगे तो वीरमदेव को मार दोगे, कुछ डरा धमका के देख लो। तो खिलजी ने कहा सीधा जालौर पे अटैक नहीं करना, जालौर दुर्ग की चाबी सिवाना को कहा जाता है, तो आप सिवाना पर अटैक कीजिए। और अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर क्या किया? आक्रमण किया। कौन से साल में? 1308 में। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना जो सेनापति भेजा, उस व्यक्ति का नाम था कमालुद्दीन गुर्ग। क्या नाम था? कमालुद्दीन गुर्ग। फिर अगली बात करूंगा तो कमालुद्दीन गुर्ग यहां पर आकर डेरा डालता है, लेकिन कमालुद्दीन गुर्ग को यहां पर किसी भी प्रकार की कोई विशेष सफलता नहीं मिली। तो कमालुद्दीन गुर्ग यहां पर एक विश्वासघाती को ढूंढता है। विडंबना रही साहब कि अलाउद्दीन खिलजी को हर वक्त कोई ना कोई विश्वासघाती यहां पर मिल जाता था, और इस बार यहां पर एक विश्वासघाती मिला। वो था एक बायल सैनिक। कौन? बायल सैनिक। सिवाना के दुर्ग के अंदर स्थित बांडेलाव तालाब के अंदर वो बायल सैनिक खून मिला देता है और सिवाना के दुर्ग के गेट खोल दिए जाते हैं। एक और बात ध्यान रखना, मैं अभी आपको बता रहा था कि सिवाना के दुर्ग को की ऑफ जालौर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? की ऑफ जालौर फोर्ट। इसे जालौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं बेटा।
जिस प्रकार जाइन को रणथंभौर की कुंजी कहा जाता है, उसी प्रकार सिवाना को की ऑफ जालोर कहा जाता है। वैसे तो मैं आपको जब मारवाड़ पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि सिवाना को इमरजेंसी कैपिटल ऑफ राठौड़ भी कहा जाता है, राठौड़ों की शरण स्थली या राठौड़ों की संकटकालीन राजधानी, है ना। इमरजेंसी कैपिटल ऑफ राठौड़ भी कह सकते हैं हम, इमरजेंसी कैपिटल ऑफ मारवाड़ भी कह सकते हैं, शेल्टर हाउस ऑफ राठौड़ भी कह सकते हैं ना, राठौड़ों की शरण स्थली भी कहते हैं हम, और हम उसे राठौड़ों की संकटकालीन राजधानी भी कहते हैं। तो ध्यान रखना सिवाना के बारे में। अब यहां पर जब बाइल सैनिक विश्वासघात करता है तो सिवाना का प्रथम साका हुआ कौन से साल में? तो 1308 में। अब जब भी साका होता है तो उसकी 2 टर्म्स होती है, आप सभी को पता है। साके में 2 टर्म्स होती है। सॉरी ना, साके में 2 टर्म्स होती है। एक वो टर्म जो महिलाएं करती है उसे हम कहते हैं जोहर, एक वो टर्म जो पुरुष करते हैं उसे हम कहते हैं केसरिया। मैं बात करूंगा जोहर की, तो यहां पर जोहर करती है मैना दे। मैं बात करूंगा केसरिया की, तो यहां पर 2 लोग केसरिया करते हैं, एक का नाम था सांतल देव और एक का नाम था सोमदेव। कानड़देव सोनगरा के 2 भतीजे थे जो यहां पर केसरिया करते हैं, और जोहर कौन करता है? मैना दे। कमालुद्दीन गुर्ग यहां पर जीत गया और उसने सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया। सिवाना का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो ध्यान रखना, खैराबाद कर दिया। क्लियर सी बात। फिर हम आगे बात करते हैं। तो मैं कहूंगा आपको कि जब सिवाना भी जीत लिया, कानड़देव पर कोई विशेष प्रभाव नहीं आया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने आदेश दिया कि बिनमाल के जितने भी पाठशालाएं हैं उनको तोड़ दिया जाए, सांचौर और जालोर के आसपास के जितने भी हिंदू मंदिर हैं उन्हें तोड़ दिया जाए। जब ऐसी हरकतें हुई तो कानड़देव सोनगरा ने मेड़ता के पास एक जगह पड़ती है मालकाना, वहां पर युद्ध लड़ा और उस युद्ध के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शम्स खान को गिरफ्तार कर लिया, है ना। तो ध्यान रखना, कानड़देव ने मेड़ता के समीप मलकाना के युद्ध में, मालकाना भी कहते हैं, मलकाना भी कहते हैं, मालकाना के युद्ध में खिलजी के सेनापति शम्स खान को गिरफ्तार कर लिया। खिलजी के सेनापति शम्स खान को गिरफ्तार कर लिया। अब समस्याएं और आगे बढ़ी। खिलजी के मामला ईगो पर आ गया सब कि यार मैंने सेनापति को गिरफ्तार कैसे कर लिया, और खिलजी ने आदेश दिया अब तो जालोर पर अटैक किया जाए, कानड़देव या वीरमदेव सोनगरा को जिंदा लेके आया जाए। बातें फिर आगे बढ़ी। फिरोजा ने फिर कहा कि पापा एक बार मैं जाके कानड़देव को समझाने की कोशिश करूं या मैं जाके वीरमदेव को समझाऊं, क्या पता वो मेरी आंखों में आंखें डाल के देखे और मेरे प्यार को समझ जाए वीरमदेव। लेकिन
अलाउद्दीन खिलजी को ये कतई ही मंजूर नहीं था कि उसकी बेटी जाए और उसकी बेटी जाकर वीरमदेव सोनगरा से मिले। बातें जब इस हद तक पहुंची तो फिरोजा की एक दाहिमा थी जिसका नाम था गुलवेहिस्त। क्या नाम था? गुलवेहिस्त। उस गुलवेहिस्त को वीरमदेव सोनगरा से मिलने के लिए भेजा गया। क्या नाम था? गुलवेहिस्त। फोस्टर मदर थी फिरोजा की दाइमा थी। गुलवेहिस्त वहां जाती है। वो कानड़देव सोनगरा को काफी हद तक समझाने की कोशिश करती है कि कानड़देव जी, आप जो कर रहे हो वो गलत है, ऐसे आपकी पार नहीं पड़ेगी, ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन कानड़देव सोनगरा स्पष्ट कह देते हैं कि अगर वीरमदेव तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। वो वीरमदेव के पास जाती है। वो वीरमदेव को फिर समझाने की कोशिश करती है कि कोलेटरल डैमेज होगा, जालौर पर अटैक करेंगे, बहुत समस्या हो जाएगी। वीरमदेव सोनगरा एक बहुत सुंदर जवाब देता है कि मामो लाजे भाटिया न कुल लाजे चौहान, जय मैं परणु तुर्कणीन उल्टो उगे बाण, कि मेरे ननिहाल का कुल भाटी लज्जित हो जाएगा, मेरे खुद का कुल चौहान लज्जित हो जाएगा। अगर मैं किसी मुस्लिम लड़की से शादी करूंगा तो उसी दिन करूंगा जिस दिन सूर्य अपनी पूर्व दिशा को छोड़कर पश्चिम दिशा से उगना शुरू कर देगा। फिरोजा को उसका जवाब मिल चुका था और जालौर पर आक्रमण हुआ। अलाउद्दीन खिलजी खुद आया था जालौर अटैक करने के लिए। 1311 में अटैक हुआ। पर जालौर दुर्ग इतना मजबूत दुर्ग था कि जिसके बारे में हसन निजामी यह कह के गए थे कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी खोल नहीं पाया। ऊपर से कानड़देव ने अलाउद्दीन खिलजी के अटैक से पहले इस दुर्ग को और मजबूत बना दिया था। अलाउद्दीन खिलजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और अलाउद्दीन खिलजी को फिर यहां पर एक विश्वासघाती मिला जिसका नाम था बीकादैया। बीकादैया ने खिलजी को यह बता दिया कि दुर्ग की कमजोर दीवार का पता कैसे किया जाता है। उसने अलाउद्दीन को बताया कि मारवाड़ में राई का बीज होता है, अपन सब्जी में काम लेते हैं ना तड़का लगाने में, वो उस राई के बीज को अपन दुर्ग के चारों तरफ छिड़कवाएंगे और राई का जो दाना होता है उसकी स्पुटनिंग पावर बहुत तेज होती है। आप जिसको कहते हो अंकुरण क्षमता बहुत तेज होती है। जहां कहीं की भी जमीन सॉफ्ट होगी, कमजोर होगी, वहां पर वो दाना फूट जाएगा। तो जब वहां से पत्तियां निकल जाएगी तो हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ की जमीन कमजोर है और हम वहां से दरवाजा या दीवार तोड़कर अंदर प्रवेश कर लेंगे। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी महंगी कीमतों पर राई खरीदी थी। वहां से एक राजस्थानी की कहावत उत्पन्न हुई कि राई रा भाव रात ही गया, कि कोई आदमी बाद में राई लेकर आया था और अलाउद्दीन खिलजी ने कहा भाई वो रात को ही महंगी खरीदी जा रही थी, अब नहीं खरीदी जाएगी। अब आगे बात बढ़ी। बीकादैया खूब सारे पैसे लेकर अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को पैसे दिए और अपनी पत्नी को कहा आप अंदर रखिए, काम आएंगे बाद में। बीकादैया की पत्नी ने कहा साहब इतने पैसे लाए कहां से? हम कानड़देव सोनगरा के यहाँ नौकरी करने वाले सैनिक हैं, हमारे पास इतने पैसे कहां से आ सकते हैं? बीकादैया ने जवाब दिया नहीं। लेकिन साहब एक पत्नी अपने पति की सारी मन की बातें समझती है। बीकादैया पास बैठे थे, वो खाना बना रही थी, हाथ में दातला था तो सब्जी काट रही थी और बीकादैया ने बातों बातों में फंसाकर बीकादैया से पूछा कि आप मुझे भी नहीं बताओगे क्या? आपको मेरी कसम है, आप बताओ इतने सारे पैसे कहां से लाए? बीकादैया ने कहा यार कसम मत दिया करते, तू कालजे में बसती है। वो मैंने कमजोर दीवार का पता बताया तो अलाउद्दीन खिलजी ने मुझे इतने पैसे दिए हैं, और तो कुछ था नहीं, हाथ में सब्जी काटने का दातला था। बीकादैया की पत्नी हीरादे ने अपने पति का गला काट दिया। सब बोला ऐसा पति नहीं चाहिए जो मां और मातृभूमि को बेच दे। मैं किसी विधवा की पत्नी, विधवा होकर दिन गुजार लूंगी, लेकिन मैं किसी विश्वासघाती की पत्नी नहीं हो सकती। मेरे बच्चे बिना बाप के जी जाएंगे, लेकिन वो किसी विश्वासघाती के पुत्र नहीं कहलाएंगे। बीकादैया की हत्या इसकी पत्नी हीरादे ने इसकी हत्या कर दी थी। पत्नी हीरादे ने हत्या कर दी। नमन है उस महानतम महिला का जिसने विश्वासघाती पति होने से बेटर विधवा रहना स्वीकारा, कि विश्वासघाती पति हो इससे अच्छा तो मैं विधवा ही अपना जीवन यापन कर लूंगी। दीवार तोड़ी गई और
जालौर पर अटैक किया गया तो जालौर का प्रथम साका हुआ। जालौर में वैसे एक ही साका हुआ, हम चाहे प्रथम कह दें, यहाँ हम इसे जालौर का साका कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब साका हुआ यहाँ पर, तो अभी हमने बात की थी कि साका में 2 टर्म्स होती है। एक तो टर्म होती है साके में जिसको हम कहते हैं जौहर, और दूसरी जो टर्म होती है साके में उसे हम कहते हैं केसरिया। पहली टर्म कहलाती है जौहर, जो कौन करती है, महिलाएं, और दूसरी टर्म कहलाती है बेटा केसरिया, जो कौन करते हैं, पुरुष। यहां पर जौहर करती है जैतल देवी। कौन, जैतल देवी। और यहां पर केसरिया करते हैं कानड़देव सोनगरा और वीरमदेव सोनगरा। बीच युद्ध के मैदान में जब कानड़देव सोनगरा मारे गए तो वीरमदेव का राज्याभिषेक किया गया था और वीरमदेव सोनगरा ने यहां पर क्या किया था, केसरिया किया था। अलाउद्दीन खिलजी वही काम जो वहां कर रहा था, इसने जालौर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। जालौर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। जालौर का प्रशासक कमालुद्दीन गुरुक को बना दिया और भाई यहां से वापस चला गया। हम बात करेंगे एक साहित्यकार हुए पद्मनाभ। अच्छा, उससे पहले आपको फोटो दिख रही होगी, ये तोफखाना मस्जिद लिखा हुआ है नीचे, जालौर के अंदर स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी अलाई मस्जिद। किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई मस्जिद बनवाई जालौर दुर्ग के अंदर। लेकिन बाद में यहां पर तोफखाना बना दिया गया, तो हम इसे वर्तमान में तोफखाना मस्जिद कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? तोफखाना मस्जिद के नाम से जानते हैं। खूबसूरत सी एक मस्जिद है, आपको दिखाई दे रही है, सामने तोपें पड़ी भी दिखाई दे रही है, तो इसको क्या कहा जाता था? तोफखाना, है ना, कैनन्स पड़ी है, देखिए आपको, तो ध्यान रखना। दरबार में एक व्यक्ति था जिसका नाम था पद्मनाभ। क्या नाम था? पद्मनाभ। इस पद्मनाभ की 2 रचनाएं हैं, विशेष ध्यान रखना। पहली रचना तो कानड़देव प्रबंध, और दूसरी रचना वीरमदेव सोनगरारी वात। वीरमदेव सोनगरारी वात। क्लियर सी बात? आज हमने जालौर का इतिहास कंप्लीट पढ़ा है। अगली क्लास में अपन जो चौहानों के छोटे स्टेट हैं, सिरोही, कोटा, बूंदी, उनके बारे में पढ़ेंगे। आप सभी लोग पढ़ाई को सुनिश्चित कीजिए, अब सुचारू रूप से पढ़ाई कीजिए, फेस्टिवल से फ्री हो गए हो। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना। आप सभी के कमेंट होगा तो मैं हमेशा ही वेट करता हूँ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू एंड गुड नाइट।